हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 7 आपके लिए आज मैं लेकर के आ गई हूँ हिंदी का चैप्टर 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे वे से मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को इजीली याद हो जाए। ठीक है, क्लास में ही वीडियो को देखते देखते ही आपको जो है इसके आंसर्स याद हो जाए, इस वे में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिरजू महाराज का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जाकर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, बिकॉज एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना भी ज़रूरी है ताकि आप पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर कौन सा है? ठीक है, प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है उसमें से आपको जो है, जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसमें स्टार बनाना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? आपको याद हो तो गंडा मतलब क्या होता है? तावीज। क्या होता है? तावीज। ये कौन देता है? ये जो गुरुजी होते हैं, मतलब जो सिखाते हैं नृत्य, वो देते हैं अपने शिष्य को। तो उन्होंने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। वे गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा भाव को परखना चाहते थे। वे नित्य शिक्षण के लिए परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। वे नित्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे। ठीक है, जब गुरुजी जो है वो क्या करते थे? शिष्य को क्या करते थे? बांधते थे, तावीज या गंडा बांधते थे, तो शिष्य भी उसको क्या देते थे? भेंट देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो क्यों परिवर्तन लाना चाहते थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे। वो ये जांचना चाहते थे कि नृत्य के प्रति उनका जो शिष्य है उनका कितना लगन है और कितना समर्पण है। तभी वो क्या करते थे? उसको तावीज, गंडा बांधते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? तो जीवन में सबके उतार चढ़ाव होता है, तो उनके बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह का उतार चढ़ाव आया? ऑप्शंस देखिए। पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा। पिता का जब देहांत हुआ तो आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। कोई भी संस्था होती थी वो नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी। 1 सेकेंड। किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी। ठीक है, नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। तो क्या हुआ था? उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव होता था वो किस तरह के उतार चढ़ाव थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उनके जो पिता है उनके देहांत के बाद आर्थिक अभावों का उनको सामना करना पड़ा था, उनके पिताजी के देहांत के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? जो बच्चे हैं उनको लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए उनके अनुसार? ऑप्शंस देखिए। संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती है। दूसरा, कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला संबंधी विषय से जो भी जुड़ाव होता है वो बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वर्तमान समय में कला भी एक
एक सफल माध्यम नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कि कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कला संबंधी, कला से अगर जुड़ाव रखेंगे तो उनका बौद्धिक भी क्या होगा? विकास होगा। ख नंबर क्या है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना, क्यों आपने ये उत्तर चुना। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि बिरजू महाराज गंडा बांधने को एक औपचारिक परंपरा नहीं बनाना चाहते थे। जब वे नृत्य के प्रति शिष्य की लगन, निष्ठा और समर्पण को स्वयं जांच परख लेते थे तभी गंडा बांधते थे। गंडा बांधने की परंपरा को वे एक पवित्र और पावन परंपरा मानते थे जिसका निर्वहन वे पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। इसीलिए हमने क्या किया? ये ऑप्शन चूज किया फर्स्ट नंबर में। सेकंड, मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि बिरजू महाराज ने अपने जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक अनेक उतार चढ़ाव देखे थे। जो बिरजू महाराज थे वो अपने जीवन में बचपन, छोटे से लेकर के बड़े तक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे थे। यद्यपि एक समय में उनका परिवार समृद्ध था, किंतु पिता के देहांत के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या हो गई? अच्छी नहीं रही। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कला कर्म का पूरी निष्ठा और लगन के साथ क्या किया था? निर्वाह किया और नृत्य के प्रति अपने जुनून को कम नहीं होने दिया। मतलब आर्थिक परिस्थिति उनकी खराब होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? नृत्य के प्रति अपना लगन, निष्ठा उसको कम नहीं होने दिया। थर्ड नंबर, मेरे द्वारा इस विकल्प का चयन करने का कारण यह है कि नृत्य कला भी एक बौद्धिक खेल है। अतः बिरजू महाराज मानते थे कि नृत्य, संगीत, गीत संगीत आदि कलाएं बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और वे सभी को इसके लिए क्या करते थे? प्रेरित भी करते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स पे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे आंसर के, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखिए आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान मैंने बार बार कहा है, जब भी मैंने इसके पहले के भी वीडियोस बनाए हैं, कि मिलान ऐसे करके खिचपिच करके नहीं करना है, आपको मिलान करना है। आप लोग क्या कीजिए, बगल में आंसर्स को लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर लिखिए कर्नाटक संगीत शैली। अब इसका जो आंसर होगा उसको डैश दे के लिख देना है। तो आइए देखते हैं कर्नाटक संगीत शैली का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल, तरगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन, वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर घराना। 2 नंबर का आंसर क्या होगा? 6, ऑप्शन 6, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसके मुख्य रागों की संख्या 6 है। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर का क्या होगा आंसर? शास्त्रीय संगीत 1 नंबर होगा। भारत की प्राचीन गायन, वादन, गीत, नृत्य, अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। किसमें? शास्त्रीय संगीत में। नेक्स्ट है 4 नंबर, 4 का 4 ही होगा, हिंदुस्तानी संगीत शैली। तो हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है, वो है हिंदुस्तान संगीत शैली। नेक्स्ट है 5 नंबर, 5 नंबर का होगा 3, कंछेदन। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से क्या है? संबंधित है। 6 नंबर का 5 नंबर होगा लोक नृत्य। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य, लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाती है। ये विशेष रूप से फसल कटाई,
उत्सवों आदि के अवसर पर क्या होते हैं, किए जाते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से आंसर का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से इसका ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर का क्या है, 6 नंबर, थर्ड नंबर का क्या है, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर का क्या है, फोर्थ नंबर, 5 नंबर का क्या है, 3 नंबर, और 6 नंबर का क्या है, 5 नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, ये लिखना है। तो यदि मुझे इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना होता तो मैं पद्म विभूषण बिरजू महाराज देता, क्योंकि पद्म विभूषण भारत व दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवा अथवा उपलब्धि के लिए दिया जाता है। किसको पद्म विभूषण दिया जाता है? जो विविध क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्र में उनका क्या होता है, असाधारण सेवा होता है और उपलब्धि के लिए इसको दिया जाता है। चूँकि बिरजू महाराज ने कथक के क्षेत्र में अपना अमूल्य और असाधारण योगदान दिया है, जिसके कारण उन्हें यह गरिमामय सम्मान मिला है, इसीलिए मुझे पूरा साक्षात्कार का उक्त शीर्षक देना उचित और पूरी तरह से प्रासंगिक प्रतीत हुआ। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, पद्म विभूषण बिरजू महाराज जो है इसका हम लोग दूसरा नाम रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार में लिखना है। तुम नौकरी में बढ़ जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो नित्य में साधना, समर्पण और ध्यान का संकेंद्रण आवश्यक होता है। कोई भी चीज़ में, चाहे वो स्टडी हो, पढ़ाई हो, गाना आप अगर सीख रहे हो, सब में क्या होता है, एक ध्यान संकेंद्रण होना आवश्यक होता है। यह एक पूर्णकालिक समय की मांग करने वाली विधा है। आजीविका के लिए नौकरी जैसे पूर्णकालिक साधना को अपनाने के बाद नित्य के प्रति यह प्रतिबद्धता, समर्पण अथवा लगन नहीं रह पाएगी जो अपेक्षित है। सही बात है। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर वो सोचते कि मुझे गवर्नमेंट सब सेक्टर के लिए भी क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, तो बहुत टाइम पे क्या होता है ना कि नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करना नहीं हो पाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक जाते, इतना ज़्यादा वहाँ का भी काम देखो, सब कुछ करो, तो बहुत टाइम पे ये चीज़ लोग नहीं कर पाते। उसी तरीके से जब नौकरी करने लगे, ठीक है, बिरजू महाराज, तो उनके चाचा ने ये बात उनको कही थी। नेक्स्ट है, लय हम नर्तकों के लिए देवता है। तो जिस प्रकार देवता के प्रति आराधना करते समय पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नित्य में लय ही उसकी विशिष्टता है। ठीक है, विशिष्टता है। नर्तकों को लय को देवता तुल्य मानकर साधना करनी पड़ती है। थर्ड नंबर, नित्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधना होता है। तो नित्य शरीर के माध्यम से किया जाता है। ऑब्वियसली डांस हम कैसे करेंगे, शरीर से। नित्य में तपस्या और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शरीर को ध्यान और तपस्या का साधना कहा गया है। फोर्थ नंबर, कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। तो जिस प्रकार चिराग की लौ बहुत ही मधुरता से धीरे धीरे लय के साथ जलती है, उसी प्रकार कथक नृत्य करते समय भी अपनी गर्दन को बहुत धीरे से, मधुरता और नजाकत से क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिरजू महाराज नृत्य और औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? कैसे सीखे थे कथक? तो बिरजू महाराज के घर में कथक का माहौल था। उनके पिता व दोनों चाचा कथक नर्तक थे, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही बिरजू महाराज उन्हें देख देख कर कथक करना क्या कर गए थे, सीख गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? तो नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि संगीत में लय होती है, अतः इसका ज्ञान आवश्यक है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वो जान पाएगा कि नृत्य की लय ठीक है या नहीं है। इसीलिए नृत्य के साथ साथ संगीत को भी समझना क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर। नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? इसके अलावा किन किन कार्य में उनको रुचि थी? तो नृत्य के अलावा बिरजू महाराज का मशीनों में खूब मन लगता था। वो खोल करके मशीन वगैरह चेक करते थे, बनाते थे। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनकी रुचि थी। उनके ब्रीफकेस में हरदम क्या रहता था? पंखा, फ्रिज, ठीक करने वाले औजार रहते थे। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग बनाने में क्या थी? रुचि थी। पेंटिंग बनाना भी उनके चूँकि उनके बेटी और उनके दामाद पेंटिंग्स वगैरह करते थे, उनको इसमें भी रुचि थी। ठीक है, तो बिरजू महाराज को किन किन चीज़ों में, कार्यों में रुचि थी नृत्य के अलावा? तो उनको क्या थी? कल पुर्जे बनाने का, पंखा, फ्रिज आदि ठीक करने का उनको था। उनके ब्रीफकेस में हमेशा इनके औजार मिलते थे। इसके साथ साथ उनको पेंटिंग में भी रुचि थी। वो पेंटिंग भी करना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा? बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचि के बारे में अभिभावक से क्या कहा? तो बिरजू महाराज ने अभिभावकों से कहा कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दे। इस खेल की दुनिया में संतुलन और समय का सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। बच्चों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर क्या कर सके? बन सके। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता, वक्त पड़ने पर हमेशा काम आता है। जी हाँ, अगर आपके पास किसी चीज़ का हुनर है तो वो एक ऐसा खजाना है जो आपसे वो कोई छीन नहीं ले सकता है। वो समय आने पर आपको ज़रूर वो क्या आएगा? काम आएगा। जैसे अगर कोई पढ़ना लिखना भी हुआ, कुछ भी चीज़ आपको अगर नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या कोई आपसे छीन सकता है? कोई आपसे छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में से उन प्रसंगों की पहचान, उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कैसे पता चलता है? तो घर में कथक का माहौल था। उनके पिता, चाचा आदि कथक नर्तक थे। ठीक है, अतः बिरजू महाराज ने औपचारिक प्रशिक्षण से पूर्व ही कथक सीख लिया था और नवाब के दरबार में क्या करते थे? नृत्य प्रस्तुतियां भी देने लगे थे। तो इसमें पॉइंट्स बनाकर मैंने बताया है। वे नृत्य के साथ ही बजाते और गाते भी थे। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करते थे। उन्होंने कथक की पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए अपने परिवार की विरासत को संभालते हुए प्रस्तुतिकरण का एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी वो कथक रचनाएं तैयार किया। उन्होंने बहुत छुटपन से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था। उनके चाचा ने उनके हाथ की कला और तबले के धन की लय को पहचानना और उन्हें तबला बजाने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 वर्ष का होते होते वे हारमोनियम भी बजाने लगे। 5 वर्ष का होते होते वो क्या करने लगे? हारमोनियम बजाने लगे। और वे फिल्मी गीतों पर भी गाते और खूब नाचते थे। परिवार से उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन भी मिलता रहता था। मशीनी कामों में भी उनकी रुचि थी। वे पंखा, फ्रिज आदि स्वयं से ठीक कर लेते थे। उनका कहना था कि अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद क्या होता? इंजीनियर होता। अपनी बेटी दामाद को देखकर बिरजू महाराज को पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया। जब उनका मन होता तो वो क्या करते थे? पेंटिंग भी वो बनाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है बिरजू महाराज जो है इन सब चीज़ों के प्रतिभा के धनी थे वो। ठीक है, मतलब सिर्फ उनको नर्तक, सिर्फ वो डांस, कथक डांस ही नहीं करते थे, इनके साथ साथ इन सारे कार्यों में भी वो निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मां का बहुत योगदान रहा। कैसे रहा देखिए।
तो संघर्षों के दौर में उनकी माँ सदैव उनकी सहयोगी बनी रही। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट आने पर माँ और बेटे ने बड़ी मुश्किलों से गुजारा किया। वे पुरानी जरी की साड़ियों को जलाकर उनके सोने चांदी के तार निकालकर वो बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रम से कभी कभी पैसा आ जाता था, किंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आई कि एक ही समय खाना मिल पाता था, किंतु फिर भी उनकी माँ उनका हौसला बढ़ाती और उनको कहती, खाने का भले ही चना मिले, कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास ज़रूर करना। मतलब उनकी माँ ने उनको हमेशा प्रोत्साहित किया और इसी वजह से वो क्या किए, इतनी बड़ी जगह पर खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज की महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। अब बताइए कैसे। तो बिरजू महाराज की बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, किंतु उन्होंने अपनी बेटियों को खूब कथक सिखाया। उनका कहना था कि लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई अन्य हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वे लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा का समान अवसर देने के क्या थे, पक्ष में थे। ठीक है, अब है शब्दों की बात। पाठ में आए हुए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ को बदल दे। और प्रत्यय किसको कहते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए तो आप लोग, अगर आप लोग को पता है कि प्रत्यय किसको कहते हैं। प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। यहाँ पे देखिए, जैसे अ लगा है, अ जोड़ दृश्य, तो अदृश्य बन गया। दृश्य का मतलब क्या होता है कि दिख रहा है कोई चीज़। अदृश्य मतलब वो अदृश्यमान है, वो दिख नहीं रहा है। आ जोड़ वरण, तो आवरण हो गया। इसी तरह से प्रशिक्षण, प्र जोड़ शिक्षण, यहाँ पर आ और प्र क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए यहाँ पे शब्द से के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सीमित, सीमा जोड़ इत, सीमित। सुंदरता, सुंदर जोड़ ता, सुंदरता। भारतीय, भारत जोड़ इय। सामूहिक, समूह जोड़ इक। यहाँ पर इत, ता, इय और इक प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता चल गया। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। अब देखिए, नीचे दिए दो तबले हैं, एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय है, दूसरे तबले में मूल शब्द है। इसकी सहायता से नए शब्द बनाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी बना के मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, बना दिया है आप लोगों को। देखिए, आ जोड़ क्या होगा, गमन, आगमन। क्या हो गया, आ जोड़ गमन, आगमन हो गया। ये उपसर्ग से बना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आ जोड़ नाम, अनाम। ठीक है, संस्कृति है तो सांस्कृतिक, इक लगा देंगे तो यहाँ पे प्रत्यय लगा दिए हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस तरीके से शब्द आप लोगों के जो है बन रहे हैं। मार्मिक हो गया, आगमन हो गया, राष्ट्रीय हो गया, खंडित हो गया, श्रमिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, अकर्म हो गया, सुकर्म हो गया, अनाम हो गया और असाधारण हो गया। इस तरीके से जोड़कर जो है यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर जो है नए शब्द बने हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इस पाठ से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। ये आप लोग खुद से कीजिएगा। मैंने देखिए यहाँ लिख दिए, विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये खुद से करना है आप लोगों को और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है अगर आप लोग को पता है तो। ठीक है, ये आप लोग को इस चैप्टर में से ही उपसर्ग प्रत्यय खोज करके कैसे आप बनाएंगे, छांट करके आपको इसको करना है। तो
तो आप लोग इसको कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स पे जिसको भी पता है जो कर पा रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का बिरजू महाराज से जो साक्षात्कार हमने चैप्टर पढ़ा उसका क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। जिन लोगों को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आपको कहाँ पे डाउट है। एंड जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। नेक्स्ट अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अभी जिन्होंने पहले के चैप्टर्स या पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए पहले के चैप्टर्स, पहले के वीडियोज़, अच्छे से रिवीजन भी करते हुए जाइए। एक बार दो बार उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से आंसर्स भी याद होते जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।